नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जाहिर अब्बास अपने YouTube चैनल जीएस बाई जाहिर सर पे आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरी जनरल स्टडीज की जीके की इस पाठशाला में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बातें की थी, इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक टॉपिक हमने शुरू किया और इंडियन नेशनल मूवमेंट का टॉपिक जो हमने शुरू किया उसमें मैंने आपको 10-12 मिनट का एक वीडियो डाला और उसमें मैंने कांग्रेस पार्टी की स्थापना को लेकर के आपसे बातें की थी। आप सारे लोग इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस जो वर्ड है इसका अर्थ होता है लोगों का समूह। इसके बाद मैंने आपको बताया कांग्रेस वर्ड का स्रोत हमने कहाँ से लिया, तो अमेरिका से। आगे हमने बातें की इस कांग्रेस पार्टी की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी, इसीलिए ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का जनक या पिता के नाम से जाना जाता है। आप सारे लोग इस बात को जानते हैं, कांग्रेस पार्टी का पहला सेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई में ऑर्गेनाइज करवाया गया। बंबई का एक स्कूल जहां मैंने आपको नाम बताया था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का पहला सेशन आयोजित करवाया गया था। आप सारे लोग इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीयों के आक्रोश से ब्रिटिश शासन को बचाने के लिए एक सेफ्टी वॉल्व, एक सुरक्षा कवच के रूप में की गई थी, जिसका खुलासा लाला लाजपत राय के द्वारा अपनी पुस्तक यंग इंडिया में किया गया था। ध्यान रखेंगे, अब एक सेशन में आपको पढ़ा चुका है, जो कांग्रेस पार्टी का पहला सेशन था उसमें आप सारे लोगों ने इस बात को जाना कि भाई पहले सेशन का आयोजन बंबई में करवाया गया। हालांकि जो कांग्रेस पार्टी का पहला अधिवेशन था वो पहले पुणे में आयोजित होना था, लेकिन अचानक वहां अकाल पड़ने के कारण इस अधिवेशन को बंबई में ऑर्गेनाइज करवाया गया। 1885 में बंबई में हुए इस अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा की गई थी, जिसे आप सारे लोग जानते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो कांग्रेस पार्टी का संस्थापक, जनक या पिता तो ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का पहला अध्यक्ष तो आप ध्यान रखेंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इतनी बातें हमारी हो गई थी। अब आपसे एक फैक्चुअल सवाल ये पूछ ले कि जो कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी, तो कांग्रेस के स्थापना के समय अगर आपसे सवाल पूछे कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, कांग्रेस पार्टी की स्थापना के समय ऐसे फैक्चुअल सवाल आपसे पूछ सकता है, वायसराय कौन था? तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना के समय का गवर्नर जनरल या वायसराय, तो आप लोग ध्यान रखेंगे लॉर्ड डफरिन। क्या नाम था? लॉर्ड डफरिन। आपसे ये पूछ ले कांग्रेस पार्टी की स्थापना के समय ब्रिटेन का पीएम कौन था, तो ध्यान रखेंगे ब्रिटिश पीएम, और इस समय ब्रिटिश पीएम था ग्लैडस्टोन। ध्यान रखेंगे, आपसे पूछ सकता है कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का सचिव कौन था, तो इस समय जो भारत का राज्य सचिव था उस व्यक्ति का नाम था आर चर्चिल, रैंडोल्फ स्पेंसर चर्चिल। ध्यान रखेंगे। एक सवाल और आपसे यहां से पूछ सकता है, जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी तो उस समय बंबई का गवर्नर कौन था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस समय बंबई का गवर्नर लॉर्ड रे था, लॉर्ड रे। ऐसा कोई भी एक फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है, इन व्यक्तियों के बारे में आपको ध्यान रखना है। कांग्रेस पार्टी का जनक, संस्थापक या पिता तो ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको पहले ही दे दी। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कांग्रेस पार्टी का पहला अध्यक्ष, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, जाति से ईसाई था। सवाल ऐसा भी पूछ सकता है कांग्रेस पार्टी का पहला ईसाई अध्यक्ष, तो भी व्योमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद में ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। कांग्रेस पार्टी की स्थापना के समय वायसराय तो लॉर्ड डफरिन, ब्रिटेन का पीएम कौन था? ग्लैडस्टोन, भारत का राज्य सचिव आर चर्चिल, और बंबई का गवर्नर कौन था? लॉर्ड रे।
पहला सेशन 1885 ईस्वी में बंबई में ऑर्गेनाइज करवाया गया, जबकि इसके बाद आपको ध्यान रखना है, मैं 3-4 सेशन और पढ़ा देता हूं आपको, उसके बाद हम कंटिन्यू आगे पढ़ेंगे। तो कांग्रेस पार्टी का जो दूसरा अधिवेशन था, दूसरा अधिवेशन, तो कांग्रेस पार्टी का दूसरा अधिवेशन ध्यान रखेंगे, पहला 1885 तो दूसरा 1886। स्थान आपको ध्यान रखना है, पहला अधिवेशन बंबई में आयोजित करवाया गया, जबकि दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया। पहले सेशन का अध्यक्ष बना था WC बनर्जी और दूसरे सेशन यानी 1886 में कलकत्ता में इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी एक पारसी व्यक्ति था, इसलिए आपको ध्यान रखना है कांग्रेस पार्टी का पहला पारसी अध्यक्ष, तो आपको याद रखना है दादा भाई नौरोजी, कांग्रेस पार्टी का प्रथम पारसी अध्यक्ष। ऐसा ही सवाल आपसे ये पूछ सकता है कि भाई दूसरे अधिवेशन में हुआ क्या, तो आपको ध्यान रखना है कांग्रेस पार्टी के कलकत्ता में होने वाले दूसरे अधिवेशन में कुल 436 लोगों ने भाग लिया। इसमें आपको ध्यान रखना है कितने सदस्यों ने भाग लिया, तो 436 सदस्यों ने इसमें भाग लिया। इन सारे कांग्रेस के सदस्यों को वायसराय डफरिन के द्वारा, ध्यान रखेंगे, एक उद्यान भोज दिया गया, यानी गार्डन पार्टी दी गई थी, गार्डन पार्टी। और इस सेशन में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक होने की बात का जिक्र भी किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है पहला सेशन 1885, दूसरा 1886, इसमें 436 लोगों ने भाग लिया था और इसमें लॉर्ड डफरिन के द्वारा कांग्रेस के सदस्यों को गार्डन पार्टी या उद्यान भोज दिया गया था। ऐसे आपको ध्यान रखना है तीसरा अधिवेशन, तो कांग्रेस पार्टी का जो तीसरा अधिवेशन था, कांग्रेस पार्टी का तीसरा अधिवेशन ध्यान रखेंगे, पहला 1885, दूसरा 1886 और तीसरा 1887। पहला बंबई में, दूसरा कलकत्ता में और तीसरा ध्यान रखना मद्रास। पहले सेशन का अध्यक्ष WC बनर्जी, दूसरे का दादा भाई नौरोजी और तीसरे का अध्यक्ष कौन बने, तो आप लोग ध्यान रखेंगे बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब ध्यान रखेंगे, ये जाति से मुस्लिम थे, तो ऐसा सवाल भी आपसे पूछ सकता है, कांग्रेस पार्टी का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी का पहला मुस्लिम अध्यक्ष। ध्यान रखेंगे इस सेशन में स्थानीय भाषाओं में भाषण दिए गए और ध्यान रखेंगे पहली बार तमिल भाषा में तीसरे अधिवेशन में क्या दिया गया था, भाषण, क्योंकि इसका आयोजन कहां पर किया गया था, मद्रास में। अगली एक और बात आपको ध्यान रखनी है, पहला, दूसरा, तीसरा और एक और सेशन आप ध्यान रखेंगे चौथा। इसके बाद के कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन है इंपॉर्टेंट, मैंने वो सारे के सारे अपने हैंड रिटन नोट्स बना करके आपको मेरे अपने टेलीग्राम चैनल GS बाई जाहिर सर पर डाल दिए हैं। आप वहां से कांग्रेस पार्टी के पूरे इतिहास के नोट्स पढ़ सकते हैं। ध्यान रखेंगे कांग्रेस पार्टी का जो चौथा अधिवेशन था उसका ऑर्गेनाइजेशन, तो आप ध्यान रखेंगे सन 1888 ईस्वी में। स्थान आप ध्यान रखेंगे इलाहाबाद। इसके बाद आपको ध्यान रखना है इसका अध्यक्ष बना जॉर्ज यूले, अंग्रेज था। आपसे ऐसा सवाल पूछ सकता है, कांग्रेस पार्टी का पहला अंग्रेज अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, तो ध्यान रखेंगे जॉर्ज यूले। तो एक सवाल ऐसा पूछ लेता है कई बार आपसे, कांग्रेस पार्टी का पहला अध्यक्ष कौन था, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस पार्टी का पहला ईसाई अध्यक्ष भी कौन था, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस पार्टी का पहला पारसी अध्यक्ष कौन था, तो दादा भाई नौरोजी।
कांग्रेस पार्टी का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब। और कांग्रेस पार्टी का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूले। छोटी सी बात हमने की अभी, कॉमन सी बात है, आप सब लोगों को सिंपली याद हो गया कि भाई 1885 में पहला, 86 में दूसरा और 87 में तीसरा और 88 में चौथा अधिवेशन आयोजित करवाया गया। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, कुछ सवाल हैं जो आप लोगों ने अभी याद किए, जैसे पहला ईसाई WC बनर्जी, पहला पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, और उसके बाद आपको याद रखना है पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब, पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। ऐसा आपसे 2 सवाल और छोटे पूछ लेता है, मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा जब टाइम आएगा, वो कौन सा सेशन था और कब ये अध्यक्ष बनी। तो कांग्रेस पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष आपसे पूछ ले, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। ध्यान रखेंगे कांग्रेस पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। इसके बाद आपसे एक सवाल ऐसा पूछ सकता है, कांग्रेस पार्टी की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो कौन थी? ध्यान रखेंगे सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। तो ये ऐसे कॉमन आपके लिए कुछ फैक्चुअल सवाल आते हैं जो सीधा ही आपसे पूछ लेता है भाई कांग्रेस पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो एनी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू। यहां से आगे की हम बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी के माध्यम से भारतीय लोगों ने ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला, तो इन लोगों ने कुछ मांगे कांग्रेस की मानी और 1892 ईस्वी में एक अधिनियम पारित करके इंडिया भेजा, और उसे आप सारे लोग जानते हैं 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। 1892 ईस्वी का भारत 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। 1892 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम में 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। तो पहली बार इसके तहत इंडिया में 1892 ईस्वी में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की क्या करवाई गई? शुरुआत। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की इंडिया में पहली बार शुरुआत करवाई गई। दूसरा आपको ध्यान रखना है, भारतीयों को बजट पर विचार करने का या बहस करने का क्या मिला? अधिकार। भारतीयों को बजट पर या बहस करने का क्या मिला? अधिकार। यानी 1892 का एक भारत परिषद अधिनियम आपको ध्यान रखना है, इसके तहत इंडिया में पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई और भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। इससे आगे एक सेशन है बड़ा फेमस, कांग्रेस पार्टी का 12वां अधिवेशन, जो आप लोग ध्यान रखते हैं, कांग्रेस का नंबर आपसे पूछे तो कौन सा? 12वां अधिवेशन। ये आपको ध्यान रखना है, 12वें अधिवेशन का आयोजन सन 1896 में करवाया गया। स्थान आपको ध्यान रखना है कलकत्ता। अध्यक्ष आप लोग ध्यान रखेंगे 1896 का सेशन जो कलकत्ता में आयोजित हुआ, इसके अध्यक्ष बने रहीमतुल्लाह सयानी। याद होगा आपको, मैंने बताया था कांग्रेस पार्टी के पहले सेशन में 2 मुस्लिमों ने भाग लिया था, बदरुद्दीन तैयब और दूसरे कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी। याद है ना? ठीक है, ध्यान रखेंगे इस सेशन में पहली बार, प्रथम बार अपने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। अब यहां से 2-3 बातें और आप ध्यान रख लें। इस वंदे मातरम गीत
की रचना किसके द्वारा की गई? तो आप सारे लोग जानते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत को कहां से लिया गया, इसका स्रोत आपसे पूछ ले तो ध्यान रखेंगे, वंदे मातरम गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास, तो आप लोगों को ध्यान रखना है वंदे मातरम को चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास से लिया गया है। बहुत बार ये सवाल आपसे पूछता है, तो उस उपन्यास का नाम था आनंद मठ। इसके बाद आपसे पूछ ले कि भाई वंदे मातरम की गायन अवधि क्या है? सारे लोग जानते हैं, भारतीय हैं। मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चों को पता नहीं रहता, लेकिन आपको ध्यान रखना है गायन अवधि थी इसकी 1 मिनट 5 सेकेंड यानी 65 सेकेंड। तो ये वंदे मातरम की वजह से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। कई बार आपसे इस तरह के सवाल पूछ लेता है कि भाई वंदे मातरम गीत कांग्रेस पार्टी के कौन से सेशन में गाया गया? तो 12वां। कब? 1896। कहाँ पर आयोजित हुआ? कलकत्ता। अध्यक्ष बने रहमतुल्लाह सयानी। और पहली बार इसमें क्या गाया गया था? वंदे मातरम। वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी के ही उपन्यास, कौन से उपन्यास? आनंद मठ से लिया गया है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। इसकी गायन अवधि अगर आपसे पूछे तो आपको याद रखना है 65 सेकंड। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में मैंने आपको 3 चरणों की बात बताई थी। तो कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे वो 2 विचारधाराओं में डिवाइड थे, एक तो उदारवादी और दूसरे उग्रवादी। तो उदारवादी विचारधारा के जो नेता थे, इन सारे लोगों का भारत की आज़ादी की लड़ाई को लड़ने के लिए जो इन लोगों का कॉन्सेप्ट था, ये सारे लोग हड़तालों, प्रतिवेदनों, पत्रों के माध्यम से अपनी मांगे मनवाते थे। यानी इनमें अधिकांश जो लोग थे वो डॉक्टर, वकील यानी पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के लोग थे। जबकि दूसरी विचारधारा के, उग्रवादी विचारधारा के जो लोग थे वो लड़ करके आज़ादी को पाना चाहते थे। उनमें भी हम बात करेंगे अगला चरण। ध्यान रखेंगे इस उदारवादी चरण की बात हम करते हैं 1885 से लेकर के 1905 तक, जिसमें सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है। इसके बाद अब हम अपने दूसरे चरण की बात करते हैं जो 1905 से स्टार्ट होता है और 1919 तक चलता है। तो उसे हम नाम देंगे उग्रवादी युग या नव राष्ट्रवाद का युग। 1905 से 1919। चलिए आइए आगे की बात करते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप लोगों का जो अगला चरण है यानी राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण, उसे आप लोग पढ़ते हैं किस नाम से? तो उग्रवादी युग। उग्रवादी युग, या फिर आप लोग ध्यान रखेंगे इसे नव राष्ट्रवाद का युग भी कहा जाता है। नव राष्ट्रवाद का युग कहा जाता है और यह आप पढ़ेंगे 1905 से लेकर के 1919 तक। इंडियन नेशनल मूवमेंट का टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको हर बच्चे को अच्छे से इन टॉपिकों को पढ़ना है, तो थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है। ध्यान रखेंगे उग्रवादी युग या नव राष्ट्रवाद युग। इंडिया में नव राष्ट्रवाद का जनक या पिता, नव राष्ट्रवाद का जनक या पिता किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने धार्मिकता का सहारा लेते हुए भारत के लोगों में राष्ट्रीय भावनाओं का प्रचार प्रसार किया, राष्ट्रीय चेतना का प्रचार किया। ध्यान रखेंगे इस व्यक्ति ने 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सवों के माध्यम से भारत की जनता में राष्ट्रीय आंदोलन की भावनाओं को जागृत करने का प्रयास किया था। इसलिए आपको ध्यान रखना है इंडिया में उग्रवादी युग या नव राष्ट्रवाद का जनक या पिता बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। कई सवाल आपसे ऐसा भी पूछ लेता है कि भाई मिस्टर बिलंट या भारत का बेताज बादशाह, भारत का बेताज बादशाह किसको कहा जाता है? बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता, तो आपको ये आज से बात आनी चाहिए कि भारत का बेताज बादशाह और मिस्टर बिलंट के नाम से किसको जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक। याद रखेंगे इस उग्रवादी या नवराष्ट्रवादी युग के प्रमुख नेता आपसे पूछ ले
तो इस युग के जो प्रमुख नेता हैं उनमें आपको ध्यान रखना है खास तौर से 3 नाम, लाल, बाल और पाल। इन्हें ध्यान रखेंगे नवराष्ट्रवादी युग के या उदारवादी युग के त्रिमूर्ति या त्रिस्तंभ के नाम से जाना जाता है। वो कौन से 3 व्यक्ति हैं जिन्हें त्रिमूर्ति या त्रिस्तंभ के नाम से जाना जाता है? तो लाल, बाल और पाल। आप सारे लोग जानते हैं, लाल से लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी के नाम से फेमस है लाला लाजपत राय। भारत के बेताज बादशाह बाल गंगाधर तिलक, मिस्टर ब्रिलियंट भी कहा जाता है किसको? बाल गंगाधर तिलक को। ध्यान रखेंगे पाल से आप सारे लोग जानते हैं विपिन चंद्र पाल। और एक नाम और आप इनके साथ ध्यान रखेंगे इस युग के प्रमुख नेताओं में अरविंद घोष। तो आपको राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण पढ़ना है 1905 से 1919, उग्रवादी युग या नवराष्ट्रवाद का युग। इसके जनक या पिता माने जाते हैं बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें मिस्टर ब्रिलियंट या भारत का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। इस युग के प्रमुख नेताओं में इन त्रिमूर्तियों का त्रिस्तंभों का नाम आता है, जिनमें आप पढ़ते हैं लाल, बाल, पाल और अरविंद घोष। लाल से लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, पाल से विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। ध्यान रखेंगे। अब इस युग में हमें पढ़ना क्या है? तो उग्रवादी युग की जो प्रमुख घटनाएं हैं, इस युग में हम 1905 से लेकर के और 1919 तक कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, वो मैं एक बार आपको पढ़ा देता हूं, फिर हम एक एक घटना पर डिस्कस करेंगे। पहला आपको ध्यान रखना है, इस युग की शुरुआत होती है बंगाल के विभाजन से। तो सबसे पहला जो घटना हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बंगाल का विभाजन। और आप सारे लोग जानते हैं, कितनी बार ये सवाल आता है, सिंपल डेट पूछ लेता है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो सन 1905। इसकी क्या कहानी रही पूरा हम पढ़ेंगे डिटेल में। इसी बंगाल के विभाजन को रद्द करने के लिए 1905 में ही चला स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन भी कब हुआ? तो सन 1905। मुसलमानों ने अपने लिए एक अलग पार्टी की नींव रखी, जो आप सारे लोग जानते हैं। इसकी भी पूरी कहानी मैं आपको पढ़ाऊंगा और आप सब लोगों को ध्यान रखना है। मुस्लिम लीग सन 1906 ईस्वी। इसके बाद कांग्रेस का एक बड़ा फेमस सेशन जो आपको याद रखना है, सूरत अधिवेशन। और ध्यान रखेंगे इस सूरत अधिवेशन का आयोजन करवाया गया सन 1907। अंग्रेजों के द्वारा भारत को बांटने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति के तहत एक नया अधिनियम भेजा गया था, जिसे आप सारे लोग जानते हैं मोरले मिंटो सुधार अधिनियम या मोरले मिंटो एक्ट। और ये हम पढ़ेंगे 1909। इसके बाद की कहानी आप सारे लोगों को ध्यान रखनी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बंगाल का विभाजन रद्द और दिल्ली दरबार। इसके बाद की फेमस घटना दिल्ली दरबार और बंगाल का विभाजन रद्द, तो सन 1911। इसके बाद हम एक पार्टी पढ़ेंगे, एक क्रांतिकारी संस्था थी गदर पार्टी, और ये हम पढ़ेंगे सन 1913। इसी बीच में एक प्रकरण, एक फेमस घटना हम पढ़ेंगे, कामा गाटा मारू की घटना। तो कामा गाटा मारू प्रकरण सन 1914 में हम इसकी बात करेंगे। इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे लखनऊ अधिवेशन या लखनऊ समझौता। इसका जिक्र हम करेंगे सन 1916 ईस्वी में। और ध्यान रखेंगे तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा चलाए गए होम रूल लीग आंदोलन की कहानी भी हम पढ़ेंगे सन 1916। इसके बाद आपको ध्यान रखना है भारत के राज्य सचिव मॉन्टेग्यू के द्वारा की गई एक घोषणा, जिसे कहा जाता है अगस्त घोषणा या मॉन्टेग्यू घोषणा, और इसकी बात हम करेंगे सन 1917। और संदेह के आधार पर भारतीयों को अरेस्ट करने वाला एक काला कानून रॉलेट एक्ट, जिसे हम पढ़ेंगे 1919
19। और मैंने आपको बताया इस उग्रवादी युग में हमें पढ़ना ही कहां तक है, 1905 से लेकर के 1919। बड़ा सिंपल सवाल आता है आपके लिए, इन 4 घटनाओं के नाम लिख करके देता है और कहता है इन घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। और एक घटना यहां से लेगा, एक यहां से लेगा, एक यहां से, एक यहां से, ऊपर नीचे डेट कंफ्यूज कर देगा, तारीखें आपको देगा नहीं, और सिंपल ये सवाल पूछेगा कि घटनाओं का सही क्रम क्या है, 4 3 2 1, 2 1 3 4, या 3 4 2 1, या 1 2 3 4। तो आपको अगर तारीखें याद होंगी तो आप आराम से इन सवालों को निकाल पाएंगे। तो आपको सिंपल पहले तो ये तारीखें आराम से याद करना है, ध्यान रखेंगे। जैसे आप एक बार मेरे साथ रिवाइज करें, बंगाल का विभाजन सन 1905, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन भी सन 1905, मुस्लिम लीग 1906, सूरत अधिवेशन 1907, मोर्ले मिंटो अधिनियम 1909, दिल्ली दरबार और बंगाल विभाजन रद्द करेंगे 1911, गदर पार्टी 1913, कामागाटा मारू प्रकरण 1914, लखनऊ समझौता 1916, होम रूल लीग आंदोलन भी 1916, इसके बाद में मॉन्टेग्यू घोषणा 1917, रोलेट एक्ट 1919। तो ये सारी घटनाएं हम उग्रवादी चरण में पढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे। ये सारी के सारी घटनाएं आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब कल से हम अपनी वीडियोज के माध्यम से इन एक एक घटनाओं पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं इतनी ही बातें आपसे करूंगा। धन्यवाद। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।